वेलकम टू लॉजिकल सेक्ट। भारत के प्रधानमंत्री ओमान की यात्रा पर हैं और ओमान के साथ हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं। पिछले दिनों में आपने लगातार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। भारत की अमेरिका के साथ जब टसल चल रही थी तो भारत यूरोपियन यूनियन के खेमे में चला गया और उसने वहां जाकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए। उसके अलावा भी अन्य देशों के साथ भारत ने बहुत सारे ऐसे मुक्त व्यापार समझौते साइन कर रखे हैं जिनसे भारत के हितों को लाभ होता है। हमें यह समझना है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दरअसल होता क्या है और इससे भारत को क्या फायदा हो सकता है। उसके अलावा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ अर्थव्यवस्था का एक विषय नहीं है बल्कि ये जियो पॉलिटिक्स से भी संबंधित है। आज तक हम यही समझते आए थे कि किसी देश के साथ व्यापार करने में अगर थोड़ी सी आसानी होगी तो उससे शायद भारत की अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा बूस्ट मिल जाए। लेकिन आज के दौर में इसके मतलब पूरी तरीके से बदल चुके हैं और हम इसी बदलते हुए मतलब को समझने की कोशिश करेंगे कि भू राजनीतिक व्यवस्था में क्या मतलब हो सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। सबसे पहले तो आप देखिए कि भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ओमान के साथ साइन करने की बात की है, लेकिन उससे पहले रिसेंटली हम इजराइल के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर चुके हैं जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड की जाएंगी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। उससे पहले हमने 13 देशों के साथ ऐसे ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखे थे जिनमें से जो मेजर कंट्रीज हैं उनमें आसियान, जापान, साउथ कोरिया, साफ्टा, मॉरिशस वगैरह हैं। लेकिन अब हम उन देशों से आगे बढ़ के अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रेजिम को और ज्यादा बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन जो पहले हमने साइन किए थे उनमें ऐसा क्या हो गया कि हमें नए साइन करने पड़ रहे हैं और कैसे ये हमारी जियोपॉलिटिकल व्यवस्था के लिए अच्छा है या बुरा है उस पर भी अभी चर्चा करेंगे। पहले ये समझिए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। एक सरल सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। मान लीजिए कि हमारे देश में कोई वस्तु एक्स बनती है जिसकी कीमत 100 रुपए है। वही चीज किसी दूसरे देश में बनती है जहां उसकी कीमत 100 ही रुपए है, लेकिन जब वो भारत में आती है तो उस पर टैरिफ्स और अलग कुछ शुल्क लग करके उसकी कीमत बढ़ जाती है। अब दो देश आपस में बातचीत करके उस टैरिफ को घटाने की व्यवस्था करते हैं जिससे बाहर की चीज हमारे यहां सस्ती हो जाती है और हमारी चीज निर्यात होकर के बाहर देशों में कॉम्पिटिटिव बन जाती है। मान लीजिए हमारे यहां कोई चीज 100 रुपए की है और बाहर देश में 150 की बिक रही है क्योंकि उस पर उस देश में शुल्क लग रहा है। तो जब वो शुल्क कम हो जाएगा तो हमारे देश की वस्तु निर्यात होकर के बाहर के मार्केट में कंपीट कर पाएगी। और अगर हमारी क्वालिटी बेटर है या उसके बराबर भी है और हमारी चीज चीप है तो हमारी वस्तुएं ज्यादा बिकेंगी, हमारी अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट मिलेगा, हमारे सामान की ग्लोबल मार्केट तक पहुंच बढ़ेगी। इसी व्यवस्था को समझते हुए सारे देशों ने एक सहमति बनाई कि हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने चाहिए। लेकिन अमेरिका की हेजेमनी है और ऐसे संगठन विद्यमान है दुनिया में जो आपस में एक दूसरे देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने पर रोक लगाते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में एक बनी हुई है जो नियम तय करती है कि कैसे दो देशों के बीच में व्यापार होगा और कोशिश करती है कि ग्लोबल फोरम पर सारे देश आकर के एक साथ बैठ जाएं और वहीं से सारे ट्रेड के नियम और उनकी प्रक्रियाएं तय कर ली जाएं। भारत भी ऐसे बहुत सारे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा रहा है जो इस प्रकार की नियमावली और प्रक्रियाएं तय करने में मदद करते हैं। लेकिन रिसेंटली जब भारत की टसल हुई अमेरिका के साथ तो हमने पाया कि अमेरिका अपने आर्थिक फ्रंट का लाभ उठाकर हमें नुकसान पहुंचा सकता है, हमारे मार्केट की वैल्यू को कम कर सकता है, साथ ही अपनी वस्तुओं के दाम को ऊपर या नीचे कर सकता है जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। इसलिए भारत ने सोचा कि हमें उन देशों के साथ मिलकर के ऐसे एग्रीमेंट साइन करने चाहिए जिससे हम आपस में दो देश व्यापार कर सकें। हमें डब्ल्यूटीओ के नियमों के नीचे रहने की, अमेरिका के दबाव में रहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम यूरोपियन यूनियन के पास गए, जापान के पास गए, कोरिया के पास गए, अभी हम रिसेंटली इजराइल के पास जा रहे हैं और ओमान के साथ साथ यूएई के साथ भी हमने ऐसे ही समझौते और करने हैं। लेकिन यह व्यवस्था शुरू कहां से होती है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, इसको हमने समझना पड़ेगा कि आज से पहले भारत के ये समझ में क्यों नहीं आया कि हमें ऐसा कोई समझौता दूसरे देशों के साथ करना चाहिए और हम अमेरिका के दबाव में कैसे आ गए। इसको समझने के लिए हमें 1990 में जाना पड़ेगा जब भारत में एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे। इन्हें लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के नाम से जाना जाता है। जो लोग पुराने हैं उनको पता होगा कि एक समय था जब भारत में ठेकेदारी के लिए, टेंडर के लिए या कोई भी काम करने के लिए अलग अलग लाइसेंस और परमिट की आवश्यकता होती थी। सरकार जिस व्यक्ति को, जिस फर्म को अलाउ करती थी वही व्यक्ति उस फील्ड में जाकर के काम कर सकता था और ऐसे में बहुत संभावना थी कि सरकार के करीबी लोगों को इस प्रकार के परमिट और ठेके मिलते थे जिससे जो जन सामान्य था वो अपना व्यापार नहीं कर पाता था। फिर हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट होता है, उससे उबरने के लिए हमारे ऊपर दबाव डाल करके हमारी अर्थव्यवस्था को खोला जाता है, परमिट राज को खत्म किया जाता है। इससे होता क्या है, विदेशी बाजार में हम जब शामिल होते हैं तो वहां की वस्तुएं हमारे यहां आनी शुरू हो जाती हैं और हमारे यहां की जो वस्तुएं थी वो इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल सामान से कंपीट नहीं कर पाती और हमारे मार्केट का
साइज भी कम होता है, साथ ही हमारी वस्तुओं का निर्यात और अपने देश में खपत कम हो जाती है, जिससे हमारी इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। फिर हम दूसरे देशों के साथ बातचीत करना शुरू करते हैं, अमेरिका के साथ, डब्ल्यूटीओ के साथ, और वहां से हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का दौर शुरू होता है। सबसे पहले 1991 के क्राइसिस के बाद हमने डब्ल्यूटीओ के नियमों के तहत सेपरेट रीजनल और बाइलैटरल एग्रीमेंट्स बनाने शुरू किए थे। इनमें हम बहुत संभल संभल कर चल रहे थे, क्योंकि हमें लगता था कि शायद हम अमेरिकी सामान जो हमारे यहाँ पर आ रहा है उसकी कीमतों को नियंत्रित कर लेंगे। लेकिन एक तो वो सामान इतनी बड़ी क्वांटिटी में बनता था, उसे नियंत्रित किया ही नहीं जा सकता था किसी भी कारण से। साथ ही हमारे जो रीजनल ब्लॉक्स थे, जैसे ईयू है, नाफ्टा है, आसियन है, उनके साथ हमारा कॉम्पिटिटिव एज खत्म हो रहा था, क्योंकि पहले हमारा सामान उस क्वालिटी का बनता था जिसको हमारा देश खपा सकता है, लेकिन अब हमसे बेटर क्वालिटी का सामान हमसे कम कीमतों पर आ गया, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को हो गया नुकसान। फिर हमने, जैसा आज हम एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं फ्री ट्रेड के, वैसे कभी साइन नहीं किए। हम ब्लॉक्स में साइन करते थे कि चलो ये 5 देश हैं, ये 7 देश हैं, ये 10 देश हैं, ये आपस में व्यापार के लिए नियम तय कर रहे हैं, तो हम उन देशों के साथ जुड़ करके उस ट्रेड एग्रीमेंट का पार्ट होना शुरू हो गए, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था, हमारी अर्थव्यवस्था की समझ उतनी विकसित नहीं हुई थी, तो हम इन ब्लॉक्स का हिस्सा बन गए। हम सबसे पहले साफ्टा का हिस्सा बने। साफ्टा होता है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें सार्क के वो देश थे जो भारत के आसपास बसे हुए हैं, और उनसे हमने आपस में व्यापार करने के लिए अपने रास्ते खोले, लेकिन उनके कारण जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। हमारे देश में जो वस्तुएं पैदा नहीं होती थी वो हम बाहर से मंगाने लग गए, और इससे हुआ क्या कि भारत का जो व्यापार था उन देशों के साथ, उसमें घाटा लगातार बढ़ने लगा। हमें उन देशों के साथ व्यापार में नुकसान होने लगा, क्योंकि उनके देश की वस्तुएं हमारे यहाँ ज्यादा आई, हमारा प्रोडक्शन भी कम था, क्वालिटी भी लो थी, इसलिए हम उन देशों में बहुत ज्यादा निर्यात नहीं कर पाए। और जब हमने ये समझा कि हमारे यहाँ डेफिसिट बढ़ रही है और जो डोमेस्टिक लॉबी है वो नाराज हो रही है, हमारे सामान की मांग दूसरे देशों में नहीं है, तब हमें यह समझ में आया कि हमें इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा ही जारी रहा तो हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। उसके बाद सुधार के दौर शुरू हुए, और सुधार के दौर के बाद भारत ने यह सोचा कि हमें ईस्ट की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि वहां की इकोनॉमीज हमसे कमजोर है। जैसे अगर हम चाइना के साथ किसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एंटर कर जाते, तो वहां जितना चीप लेबर है, जितनी मैन्युफैक्चरिंग का वॉल्यूम है, वो हमारे लोकल मार्केट को खत्म कर देता बिल्कुल। आपने एक और उदाहरण के जरिए इसको समझा होगा कि जब भारत के क्लैशेस हुए, खासकर गलवान में, तब हमने चाइनीज एप्स को बैन कर दिया। बैन क्यों कर दिया? क्योंकि हमारा उनके साथ कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। अगर हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता तो हम उनके सामान को और सर्विसेज को कभी बैन नहीं कर पाते। और यही फर्क आप समझना पड़ेगा कि एफटीए के बीच में और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बीच में अंतर होता है। ये दो अलग अलग वस्तुएं हैं। जब हम केवल सामान की आवाजाही को लेकर के एग्रीमेंट करते हैं तो उसे एफटीए कहा जाता है, लेकिन जब हम गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में कोई एग्रीमेंट करते हैं तो उसे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहा जाता है, जिसे सीईपीए के नाम से भी हम जानते हैं। तो अगर हमारा किसी के साथ सीईपीए है तो फिर हम उसकी किसी भी वस्तु को बैन नहीं कर पाएंगे, उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगा पाएंगे, और वो अपने देश में प्रोड्यूस करेंगे और हमारे यहां बेचेंगे, क्योंकि हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड सर्विसेज का विस्तार अभी उतना नहीं हो पाया जितना दुनिया के बाकी देशों में, खासकर चाइना में। तो तीसरा चरण जब हमारा आया, उसमें हमने लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई, और यह चरण अर्ली 2000s में आया था। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई थी और कहा था कि अपने आसपास जो कमजोर देश हैं उनके बारे में हमें सोचना चाहिए, उनमें अपना निर्यात बढ़ाना चाहिए। यह भी एक अच्छा फैसला था, लेकिन तब की परिस्थितियों के हिसाब से था। इसमें हमने गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के प्रयोग किए और दोनों चीजों का विस्तार करना शुरू किया। शुरुआत में हमें पॉजिटिव गेन हुआ, ऑटो पार्ट्स में हमें इसका फायदा हुआ, केमिकल्स में फायदा हुआ, क्योंकि ये प्रेफर्ड ट्रेड एग्रीमेंट्स थे। लेकिन धीरे धीरे उन देशों को जब पता चला कि ये भारत हमें नुकसान कर रहा है, तो उन्होंने इससे हाथ पीछे खींचना शुरू किया और भारत के सामान के निर्यात को कम किया। साथ ही वो जितना आयात भारत से करते थे उतना उन्होंने डाइल्यूट कर दिया और दूसरे देशों से वो सेम चीज आयात करने लगे, क्योंकि भारत के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी बढ़ रही थी और भारत को एक स्ट्रेटेजिक गेन मिल रहा था उन देशों के ऊपर कि भारत कभी भी अपने आर्थिक लाभ का फायदा उठाकर उन देशों को आर्म ट्विस्ट कर सकता है, जैसे अमेरिका हमारे साथ अक्सर करता रहता है और अभी भी कर रहा है। प्रॉब्लम यह हुई कि जो मर्चेंटाइज ट्रेड था उसमें हमें डेफिसिट आने लगी, उसमें हमें नुकसान होने लगा, और जो डोमेस्टिक कॉम्पिटिटिव एज था वो हमने खो दिया। लेकिन फिर हम और संभले, हम 2005-7 के आसपास आते हैं और हमें यह समझ में आया कि केवल अगर सामान का एग्रीमेंट करते रहे तो उससे हमें होगा नुकसान। तो हम गुड्स एंड सर्विसेज पर चले गए। हमने जापान से किया, हमने आसियान कंट्रीज से किया, उसके बाद हमने सीईपीए साइन किया, यानी कि केवल गुड्स नहीं बल्कि सर्विसेज का भी मैन्युफैक्चरिंग, साथ ही उनका आयात निर्यात हमने करना शुरू किया। हमारे यहाँ मेट्रो आई, एफडीआई आया, साथ ही टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर हुआ, इससे भारत को फायदा हुआ। तब भारत को समझ में आया कि अगर हम अपने फेवर के एफटीए साइन करेंगे तो शायद हम ग्लोबल मार्केट में स्टिक कर सकते हैं, दुनिया हमें अपने आर्थिक लाभ का
डंडा दिखा करके अपने जगह पर नहीं बैठा सकती, बल्कि अगर हम अपने मार्केट का अच्छा प्रयोग करेंगे तो हम उन देशों के साथ कंपीट भी कर सकते हैं, साथ ही अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या आई, जब हमने एफटीए साइन किए इन देशों के साथ तो क्या हुआ कि ये देश चाइना से सामान खरीद लेते सस्ते दामों पर और हमारे यहां बेचने लग गए। चाइना, एक बात समझिए कि बहुत ऐसा देश है जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा होती है, तो उनके पास सरप्लस रहता है हमेशा, वो किसी भी देश में भेज सकते हैं, उनकी इंडस्ट्री बहुत पावरफुल है। तो जापान वाले लोग, कोरिया वाले लोग, यहां पर ऐसे सिंडिकेट पैदा हो गए। जापानियों ने और कोरिया वालों ने कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ भारत के, कुछ पाकिस्तान के और इस तरीके के वो लोग जिनको समझ में आ गया ये क्या एग्रीमेंट है, वो इन देशों में जाके बस गए। उन्होंने चाइना से माल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि सस्ता आता था, और भारत में बेचना शुरू कर दिया क्योंकि टैरिफ कम लगता था। तो वही माल जो जापान हमें भेजता है उसमें चाइनीज माल मिला करके हमें बेचने लगे, जिससे हमें होना शुरू हो गया नुकसान। और हमें समझ में आया, और तब हमने एक प्रिंसिपल का इजाद किया जिसे प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन कहा जाता है, यानी कि कोई वस्तु पैदा कहां से हुई है, ठीक है, और साथ ही जहां से वो पैदा हुई है, अगर उस देश का हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है तो वो वस्तु भारत में नहीं आएगी, और उस पर उतना ही टैरिफ लगेगा जितना कंट्री ऑफ ओरिजिन पर टैरिफ भारत का लगता है। ये हमने सीखा। फिर लेट 2010 में, यानी कि 2010 के बाद से हमारी जो पॉलिसी रही कांग्रेस की गवर्नमेंट में, वो भी आरसीईपी से बाहर रहने की रही। इसे बोलते हैं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, यानी कि आपके एक रीजन में जितने लोग आप इकट्ठे रह रहे हो, जितने आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग एक साथ है, उनकी एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप कर लो। तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं? जैसे आसियान आता है, अमेरिका ने नेटो बना रखा है, इधर से हमने क्वाड बनाया है, क्वाड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस से शामिल है। ऐसे देशों की एग्रीमेंट्स हमने बनाने शुरू कर दिए। लेकिन उससे हुआ क्या? अमेरिका तो लगातार चाहता था कि भारत के डेयरी और फार्मिंग सेक्टर में आए, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ केमिकल्स मिला करके और भारतीय स्टैंडर्ड के हिसाब से मार्केट में बेचना शुरू कर देते हैं। इससे हमें नुकसान भी होता, हमारी सेहत को भी नुकसान होता, साथ ही उनके प्रोडक्ट्स चीप होते थे, तो भारत का डेयरी मार्केट पूरा खत्म हो जाता। हमने बहुत समय लगा करके अमूल बनाया है, मदर डेयरी बनाया है, साथ ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स की फार्मिंग होती है वो सेक्टर हमने बनाया है। साथ ही हम हमारे किसानों को सब्सिडाइज करते हैं इस चीज के लिए। लेकिन अगर अमेरिकन प्रोडक्ट्स आ जाते तो वो बहुत चीप दाम पर वो वस्तुएं बेच देते जो हमारे यहाँ पर ठीक ठाक महंगे दाम पर मिलती हैं। जैसे आज अगर आपको घी 1,000 रुपए किलो मिलता है, तो अमेरिकन प्रोडक्ट्स ऐसे आते शायद कि वो 200 रुपए किलो मिलता, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या होती, वो हमारी सेहत के लिए भी खराब होता, साथ ही अमेरिका को एक कॉम्पिटिटिव एज हमारे ऊपर दे देता, हमारे डेयरी सेक्टर को वाइप आउट कर सकता था। इसलिए हम इन सारे जो आरसीईपी थे उनसे बाहर रहे। भारत ने अपनी एक पॉलिसी बना ली और भारत को समझ में आ गया था कि यह पॉलिसी हमारे काम की नहीं है। इसीलिए जो नए जनरेशन के एफटीएज हैं, जिनकी आज हम बात कर रहे हैं 2020 वालों की, वो हमने बहुत सोच समझ करके पूरी हिस्ट्री के बाद निकाले हैं। हम अपने पुराने एफटीएज को रिवाइव कर रहे हैं, रीराइट कर रहे हैं और नए तरीके से नेगोशिएट कर रहे हैं ओमान जैसे देशों के साथ कि हमें क्या चाहिए। आज हम किनके साथ रीजनल पार्टनरशिप बना रहे हैं, एफटीएज साइन कर रहे हैं? उन देशों के साथ जिनसे भारत का कोई टकराव नहीं है, उन देशों के साथ जो भारत से अर्थव्यवस्था में नीचे हैं, जहां हम अपना निर्यात कर सकते हैं, जिन देशों से हमें आयात का कोई खतरा नहीं है कि ये देश हमारे यहां बहुत ज्यादा निर्यात कर देंगे और हम बहुत ज्यादा आयात कर लेंगे और हमारे मार्केट पर कब्जा कर लेंगे। साथ ही वो देश जो स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई जिसको कहते हैं, यूएई मुस्लिम वर्ल्ड में भारत के लिए एक बहुत बड़ा सेंटर ऑफ पावर बनता जा रहा है, जो भारत को उस एरिया में पावर होल्ड करने में मदद करता है। अगर यूएई के साथ अच्छे संबंध है तो हम उस एरिया पर ठीक ठाक नजर रख सकते हैं, अपनी प्रेजेंस वहां पर बना सकते हैं, भारत के लोग वहां जाकर के काम कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि एफटीए हमने साइन कर लिया है। ओमान जैसी कंट्रीज हमें सागर में बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक डेप्थ देते हैं। इसके अलावा जापान जो भारत के लिए न्यूट्रल है, उन देशों के साथ हम एफटीए साइन कर रहे हैं जो हमारे लिए जियोपॉलिटिकली बहुत काम के हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एफटीए केवल इकोनॉमी नहीं है बल्कि जियोपॉलिटिक्स भी है। हम यूएसए के साथ क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि यूएसए हमें ट्रिगर कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन लेने में। अमेरिका हमें दबाना चाहता है ये कह करके कि हम आर्थिक शक्ति हैं और हम आपके मार्केट को कैप्चर करेंगे, लेकिन भारत ने इसका एक अल्टरनेट फाइंड आउट किया कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, हम दूसरे देशों के साथ कर लेंगे और आपके साथ जितना व्यापार करते थे वो उन देशों के साथ करेंगे, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करेंगे और एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर जाकर के उन देशों में बैठेंगे जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, साथ ही उस पूरे इलाके में भारत की प्रेजेंस को सुनिश्चित करता है। इसीलिए भारत ने यूएई के साथ सीईपीए साइन किया। अभी मैंने आपसे कहा था कि सीईपीए होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट पार्टनरशिप। इसका मतलब यह होता है कि सिर्फ गुड्स नहीं बल्कि सर्विसेज और स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट हम करेंगे। सिंपल शब्दों में अगर कहूं,
तो भारत केवल उन देशों के साथ एफटीए साइन करेगा जिससे उसे स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल फायदा होगा। बाकी जो देश भारत को दबाने की कोशिश करेगा, हमारे हितों के खिलाफ काम करेगा, हमारे यहां अपने सामान को डंप करेगा, हमारे मार्केट को कब्जा करने की कोशिश करेगा, हम उन देशों के साथ एफटीए में एंटर नहीं होंगे। ये हमारे न्यू जनरेशन के एफटीएस हैं जो पोस्ट 2020 आना शुरू हुए हैं। इसमें यूएई है, ऑस्ट्रेलिया है, साथ ही ईएफटीए भी है जिनमें यूरोपियन कंट्रीज हैं और स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भारत को हो सकता है। यानी कि हमारा पैसा, हमारे लोग, हमारी अर्थव्यवस्था हमारे काम आनी चाहिए, किसी दूसरे अमेरिकन या अदर एजेंट्स के लिए नहीं, और ये हम खुद तय करेंगे। तो जो नए जनरेशन वाले हैं उनके कुछ फीचर्स हैं, जैसे रूल्स फॉर ओरिजिन, कि सामान कहां पैदा हो रहा है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट रूल लगा दिया। अभी जो हम बात कर रहे थे कि अगर चाइना में सामान बना है तो हम नहीं खरीदेंगे, चाहे आप कोई भी देश हो। हम आपके साथ एग्रीमेंट साइन कर लेंगे, लेकिन ओरिजिन का जो प्लेस है वो चाइना नहीं होना चाहिए, या वो नहीं होना चाहिए जो भारत के खिलाफ काम करता है। साथ ही सर्विसेज, डिजिटल ट्रेड और रेगुलेटरी ऑपरेशन जो भी है उनको नॉन टैरिफ कर दिया जाएगा कि आपके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। अब भारत ये बात अच्छे से जानता है कि हमारे यहाँ पर इतनी टेक्नोलॉजी स्ट्रांग हो चुकी है कि इन सेक्टर्स में तो कम से कम ये लोग हमसे जीत नहीं सकते। हमें डर है अपने फार्मिंग का, डेयरी प्रोडक्ट का, साथ ही एग्रीकल्चरल गुड्स का, तो उनमें हम बहुत संभल कर चल रहे हैं और अमेरिका जैसे देश जो हमारे यहाँ घुसना चाहते हैं उनको हम एंटर नहीं करने दे रहे हैं। अब इसमें फायदा क्या हो सकता है भारत को? फायदे दो तीन हो सकते हैं। भारत की जो प्रेफरेंशियल एक्सेस है मार्केट को वो मिल सकती है। जैसे हमारे यहाँ पर मान लीजिए कि स्टील बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है और कोई ऐसा देश है जहाँ पर स्टील की कमी है, या कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो भारत में बहुत ग्रो कर रही है और उन देशों में नहीं है जिनसे एग्रीमेंट साइन हुआ, तो हम अपने माल को ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमें एक नया मार्केट मिल जाएगा, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। उसके अलावा हम वैल्यू चेन में आ जाएंगे। वैल्यू चेन क्या होती है कि मान लो एक फोन बन रहा है तो फोन सिर्फ एक देश में असेंबल होता है, बनता नहीं है, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग देशों से आते हैं। जैसे बैटरी कहीं से आएगी, चिप कहीं से आएगी, स्क्रीन कहीं से आएगी, स्पीकर कहीं से आएगा, फिर एक देश में जाके वो असेंबल हो जाते हैं। तो भारत कुछ ऐसे इंटीग्रल सोर्सेज में काम कर सकता है जो किसी मैन्युफैक्चरिंग चेन का पार्ट हो। जैसे भारत स्पीकर बनाने लग जाए और उन देशों को बेचने लग जाए जहां पर फोन मैन्युफैक्चर होते हैं या फोन असेंबल होते हैं, तो एक सप्लाई चेन का हिस्सा हम बन रहे हैं। यानी कि हमारे लिए नए मार्केट्स भी खुलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। साथ ही डोमेस्टिक प्रेशर भी हमारे ऊपर रहेगा कि हम अपनी पॉलिसीज में रिफॉर्म भी करें जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिले। लेकिन इससे नुकसान भी है। नुकसान ये है कि हमारा मार्केट भी दूसरे देशों के लिए एक्सेसिबल होता है। अभी तो ये डर नहीं है क्योंकि कोई ऐसा बड़ा देश नहीं है जो हमें कुछ सप्लाई कर देगा गुड्स एंड सर्विसेज में, लेकिन अमेरिका को छोड़ करके बाकी जो देश हैं वो अभी हमसे छोटे हैं। जहां हमने एफटीए साइन किए हैं उनसे हमें कोई डर नहीं है, लेकिन पोटेंशियल स्ट्रगल या लॉस तो हो ही सकता है अगर हम इन पर ध्यान नहीं देंगे। साथ ही कई सेक्टर्स पर दबाव आ सकता है, जैसे फार्मास्यूटिकल्स है। फार्मास्यूटिकल्स में अगर कोई दूसरा देश हमसे बेटर और कम दाम की दवाइयां बना रहा है तो हमें बेच सकता है, या कोई भी ऐसी वस्तु जो हमारे देश में ठीक बन रही है, ठीक बिक रही है, लेकिन दूसरे देश से सस्ती आ जाए तो हम उस तरफ भाग जाएंगे। ये हमें एक नुकसान हो सकता है। साथ ही कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो अंडर यूटिलाइज रह जाते हैं, हम साइन कर लेते हैं लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि एफटीए साइन ही इसलिए किए जाते हैं कि वो प्रोसेस ऑलरेडी ऑनगोइंग होती है। अब मान लो आज एफटीए साइन हो गया तो ऐसा ट्रेड में क्या जुड़ जाएगा जो आज नहीं जुड़ा हुआ है? सारे सप्लाई चेन जुड़े हुए हैं, सारा ट्रेड एज इट इज है। एफटीए साइन होने से बस थोड़ा सा टैरिफ कम हो जाएगा, ये लाभ हो सकता है। तो कई बार यह भी कहा जाता है कि एफटीएस बेसिकली जो ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रक्रिया है उसी को रेगुलराइज करने के लिए किए जाते हैं, ना कि कोई नया मार्केट और सेगमेंट खोलने के लिए। इससे दो चीजें हो सकती हैं कि अगर एफटीए लागू हो जाता है तो शायद हमारा डेफिसिट थोड़ा सा बढ़ जाए क्योंकि दूसरे देश ज्यादा व्यापार करने लग जाएंगे हमारे देश के साथ। उसके अलावा हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला इन एफटीएस से। कोऑर्डिनेशन के चैलेंजेस जरूर आ सकते हैं क्योंकि इसके बाद भी कुछ लोग लगातार कोशिश करेंगे कि चाइना से माल खरीदें या दूसरे देशों से माल खरीद के भारत में डंप कर दिया जाए, क्योंकि एफटीए का फायदा उठाना। इसलिए भारत को बहुत चौकन्ना रहना होगा इस मामले में कि कंट्री ऑफ ओरिजिन पर हम बहुत ज्यादा सख्त हो जाएं। अब हमें यह समझना होगा कि ये जो हम एफटीए साइन कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री बीच पार्लियामेंट के सेशन से ओमान चले गए। पार्लियामेंट सेशन छोड़ के किसी कंट्री की विजिट करना आसान बात नहीं होती है, विपक्ष उनको टारगेट कर रहा है, लेकिन इस देश को यह बात समझनी होगी कि ये सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था के लिए या प्रधानमंत्री के एक विजिट के लिए नहीं हो रहा है, ये जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से हो रहा है जो किसी का वेट नहीं करते। अमेरिका और बाकी देश तो लगातार ताक में रहते हैं कि कब पार्लियामेंट का सेशन आए, ये बिजी हो और तब हम कुछ काम करें। इसीलिए प्रधानमंत्री ने प्रोएक्टिव होकर के ओमान की यात्रा की और जियोपॉलिटिकल रीजंस को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की है। ओमान जैसे देश में भारत की प्रेजेंस बनाना, यूएई के साथ एग्रीमेंट साइन करना, ईयू के साथ साइन करना, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड का हिस्सा होते हुए अलग से एफटीए साइन करना, यह दिखाता है कि भारत कितना प्रोएक्टिव है। और दुनिया के उन देशों को इग्नोर करना जो भारत में सप्लाई चेन को बिगाड़ सकते हैं, आर्थिक तौर पर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जियोपॉलिटिकली हमेशा भारत के खिलाफ होते हैं। जैसे हम टर्की से साइन क्यों नहीं कर रहे, चाइना से साइन क्यों नहीं कर रहे, अमेरिका से साइन क्यों नहीं कर रहे? इसकी एक ही वजह है कि वो देश जियोपॉलिटिकली हमारे खिलाफ है। तो भारत ने नई महाशक्ति बनने की ठान ली है और हम ये अपने में निर्णय कर चुके हैं कि अब हम सिर्फ उन देशों का साथ देंगे जो हमारे साथ जियोपॉलिटिकली खड़े हैं। अगर आप हमारे साथ जियोपॉलिटिकली नहीं खड़े हो तो हम आपको आर्थिक रूप से भी सहयोग नहीं करेंगे, हम आपके साथ व्यापार भी नहीं करेंगे। जैसा हमने पाकिस्तान को कहा कि ट्रेड एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर,
टेररिज्म, ट्रेड और टॉक एक साथ नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। अगर बातचीत करोगे तो ट्रेड भी करेंगे और टेररिज्म फैलाओगे तो बातचीत भी नहीं करेंगे। ये भारत की नई पॉलिसी है, नए भारत की ये पॉलिसी है। और डील जो हमने की है वेस्ट एशिया में, वो हमारे लिए इन्फ्लुएंशियल है। हम साउथ एशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहे हैं दुनिया में। और भारत एक महाशक्ति बन पाए या ना बन पाए, लेकिन एक बात निश्चित है कि ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट्स के कारण, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत सारे देश भारत की गिरफ्त में इस मामले में आएंगे, तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के साथ खड़े होंगे और हमें ग्लोबल पावर बनने में मदद करेंगे। कम से कम साउथ एशिया के देश, जहां पर भारत सबसे बड़ा देश है और उनके हितों की रक्षा करने की भी बात करता है, अगर हम उनकी इकोनॉमी को ट्रैक पर ले आएंगे, उनको ग्रो करने में मदद करेंगे और जियोपॉलिटिकली अपने साथ लेकर के चलेंगे, तो वो हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारी भी मदद करेंगे और भारत छोटे देशों के साथ मिलकर के नई महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर होगा। हालांकि ये दूर की बात है, लेकिन कम से कम एक प्लान तो है भारत के पास। ये बहुत अच्छी खबर है। अगर आपको हमारी बात पसंद आई हो, ये सेशन अच्छा लगा हो, तो हमें सब्सक्राइब करें, ये वीडियो लाइक ज़रूर करें, उन साथियों के साथ ज़रूर साझा करें जो ऐसे विषयों को समझने के लिए उत्सुक रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।